समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं दे सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं दे सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं दे सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं दे सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं दे सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं दे सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं दे सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं दे सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं दे सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं दे सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो सुकरात को ईसा के पहले चौथी सदी में जहर दिया गया। ठीक 1600 ईस्वी में ब्रूनो को जिंदा जला के मार दिया गया। 1948 में गांधी को गोली मारी गई। 1968 में मार्टिन लूथर किंग को। 2011 में सलमान तासीर को गोली मारी गई पाकिस्तान में। उसके बाद 2013-14 में दाभोलकर को, उसके अगले साल गोविंद पानसरे को, फिर कलबुर्गी को और उसके बाद गौरी लंकेश को। इस साल सीए एनआरसी के खिलाफ हो रहे आंदोलन में शांतिपूर्ण मार्च कर रहे छात्रों पर उसी संगठन से जुड़े एक नौजवान ने गोली चलाई। जिस संगठन या उसकी विचारधारा से जुड़े लोगों ने इसके पहले ये सारी गोलियां चलाई थी, या किसी को जिंदा जलाया था, या किसी को जहर दिया था। और चौथी सदी से लेकर अब तक आप हर बार दरअसल गांधी को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हर बार जब आप गांधी को मारते हैं, एक नई तरह की सोच, एक नए तरह का सच लेकर गांधी फिर से आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आप फिर वही हत्या की कोशिश दोहराते हैं।
गांधी ने अपने जीवन के अंतिम समय में एक बात कही थी, अंतिम दिनों में, ईश्वर ही सत्य नहीं, सत्य ही ईश्वर है। और गांधी हर बार मरने के बाद फिर आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, कभी आस्तिक बनकर, कभी नास्तिक बनकर, लेकिन हाथ में हमेशा दो हथियार लिए होते हैं गांधी, अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता या बराबरी। आप इतने कमजोर हैं कि आप गांधी पर ही गोली चलाते हैं और दुनिया भर में घूम घूम कर गांधी को ही आदर्श बताने पर मजबूर होते हैं। आप कितने कमजोर हैं। स्वागत है आपका यंग इंडिया में। हमने तय किया कि गांधी जयंती पे गांधी एक अखबार छापते थे, यंग इंडिया, तो हम यंग इंडिया से बात करेंगे कि यंग इंडिया के लिए, यानी कि नौजवान भारत के लिए, गांधी क्या हैं, गांधी कौन है और गांधी क्यों है। और मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ सौरभ वाजपेयी, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, गांधीवादी हैं, गांधी बहुत सारा काम करते हैं और जैसा कि इनकी ट्विटर का बायो कहता है कि समर्पित है देश की आजादी, जिन मूल्यों, आजादी की लड़ाई जिन मूल्यों पर लड़ी गई थी उनके लिए। और हफीज किदवई हैं, दोनों ही लोग लखनऊ से जुड़े हैं। हफीज लेखक हैं, बहुत कमाल का लिखते हैं, किताबें लिख चुके हैं और हफीज जो है गांधीयन एक्टिविस्ट हैं। हफीज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो खुदाई खिदमतगार के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, जो खान अब्दुल गफ्फार खान का सपना था गांधी की सोच को लेके। और सौम्या हमारी असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि बातचीत की शुरुआत सौम्या करें। सौम्या। ओके, आप दोनों के लिए सवाल है और मैं मतलब आप या तो संक्षेप में या फिर आप चाहते तो विस्तार में जैसे जवाब देना चाहें दीजिए। कि आजकल लगातार कुछ ना कुछ कहा जाता है कि गांधी धोखेबाज थे, गांधी ये थे, गांधी बनिया कास्टिस्ट थे, कुछ ना कुछ एक लेबल उनके साथ एसोसिएट होता है। तो पहली बात, एक तो व्हाई शुड द लिविंग कैरी द बर्डन ऑफ डिफेंडिंग द डेड। क्यों जबकि वो डेड एक आइडिया है, मतलब क्योंकि वो इंसान नहीं है गांधी, मतलब एक लोकतांत्रिक विचार है जो मुझे लगता है। आप बताइए हम लोग क्यों इतना आतुर हैं कि हम उनको डिफेंड करते रहें, जबकि हमको उनके विचारों को एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रचार प्रसार करना चाहिए। क्या मैं गलत हूँ इसमें या फिर आप इस इत्तेफाक रखते हैं? प्रोफेसर वाजपेयी, आप बताइए। बहुत जरूरी सवाल है सौम्या। गोइबल्स को लेकर के एक बारे में हम जरूर बात करते हैं। गोइबल्स कहता था, हिटलर का मिनिस्टर था, और वो कहता था कि सच, एक झूठ को अगर 100 बार बोलोगे तो वो सच में तब्दील हो जाएगा। देखिए, इस झूठ की ताकत से हम सारे लोग वाकिफ हैं कि आप झूठ को 100 बार अगर बोलेंगे तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। लेकिन सच भी कोई शाश्वत यूनिवर्सल नहीं होता। सच को भी बताते रहना पड़ता है, दोहराते रहना पड़ता है, उसे आम जनता तक पहुंचाते रहना पड़ता है, वरना अगर झूठ उसके पास पहुंच जाएगा तो वो झूठ को ही सत्य मान लेगा। तो तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि गांधी को कौन डिफेंड कर सकता है या गांधी को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा उनको कहता हूं कि देखिए, इस तरीके की जो निष्क्रियता है उसने ही आज हमारी पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को बरगला दिया है, जो गांधी के बारे में जानती नहीं है, गांधी के बारे में जिसने गंभीरता पूर्वक पढ़ा नहीं है, और जिन लोगों ने पढ़ा है, जो लोग जानते हैं, वो उसको बताने के लिए गए नहीं। कम से कम आज आप जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं या जिनका सामना कर रहे हैं या जिनका सामना करने का हम कहें कि दावा कर रहे हैं, उन लोगों ने एक काम बहुत ही खूबसूरती से किया है और मैं हमेशा कहता हूं कि इस वजह से मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूं। वो कद्र ये है कि वो उस झूठ को चुपचाप अंडर द कारपेट धीरे धीरे लोगों के कान में इतनी दफा बोल कर गए हैं कि लोग उनके झूठ को ही सच मान बैठे हैं। और अब हमें, अगर हम गांधी के सच को लेकर के लोगों के पास नहीं जाएंगे, हम ये ना कहें कि नहीं गांधी ने बंटवारा नहीं कराया था, अगर हम लोगों को ये ना बताएं कि गांधी जी की हत्या के पीछे 55 करोड़ का मसला नहीं था, अगर हम उनको ये ना बताएं कि गांधी जी ने अपने अंतिम जो है क्षण तक प्रयास किया था भगत सिंह को बचाने का, तो लोग फिर उस काउंटर थीसिस को मान लेंगे जो आपको सोशल मीडिया पर चारों तरफ पसरी हुई दिखाई देती है। और मैं एक छोटी सी चीज जरूर इसमें जोड़ दूं कि दरअसल गांधी को डिफेंड करने का मसला सिर्फ गांधी तक सीमित नहीं है। यहाँ पर किसी इंडिविजुअल को हम डिफेंड नहीं कर रहे। आप कह रही हैं ना कि हम तो एक विचार को डिफेंड कर रहे हैं, और जब ये विचार एक नेशन का विचार हो, एक राष्ट्र का विचार हो, तब उसको मतलब किसी भी कीमत पर डिफेंड करना हमारा फर्ज बन जाता है। गांधी के ऊपर कोई भी हमला दरअसल आजादी की लड़ाई से निकले हुए एक भारतीय राष्ट्र के ऊपर हमला होता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम लोगों तक अपना सच लेकर जरूर जाएं, उनको बताएं और उनको ये बताएं कि इस देश का मेगा नैरेटिव हम हैं, वो नहीं जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं। बिल्कुल।
हफीज जी, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे प्रोफेसर जी, बाजपेयी बिल्कुल की बात? सौरभ भाई ने जो बात की है वो बात बिल्कुल सही है। वहां से हम आगे करते हैं कि विवेकानंद हमारे यहाँ हुए हैं। तो विवेकानंद एक बार अपना लोटा साफ कर रहे थे। उनका रोज सुबह का काम था कि वो लोटा पीतल का था, उसे साफ करते थे बालू से रगड़ रगड़ के। एक शिष्य उनसे पूछता है कि अरे रोज साफ करने से क्या फायदा, किसी एक दिन इसे छोड़ा भी जा सकता है, तो अगले दिन साफ कर लेंगे। विवेकानंद कहते हैं कि अगर हम इसे चाहें तो आज ना साफ करें, कल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कल भी ना साफ करें, परसों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोटा अपना स्वरूप नहीं बदलेगा, लेकिन एक वक्त के बाद इस पे ऐसी धूल जमेगी कि ये अपनी पूरी चमक खो देगा। तो इसकी चमक को बरकरार रखने के लिए हमें इसको रोज ही साफ करना होगा, किसी एक दिन की शिथिलता नहीं बरतनी होगी। जिस भी दिन हम अगर साफ नहीं करेंगे इसकी चमक चली जाएगी। वैसे ही हम सारे लोगों को महात्मा गांधी के ऊपर भी देखना चाहिए कि उनकी विचारधारा को हमें रोज ही उस पर बातचीत करनी चाहिए, रोज लोगों में ले जाना चाहिए। जैसे आप देखिए सुबह व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए तो नमस्कार इसमें होता है, कोई जुम्मा मुबारक या ये सब चीजों की। हमको लगता है कितनी फालतू की चीजें हैं, ये लोग कितने फालतू हैं, जबकि वो फालतू नहीं है, वो अपनी चीजों को लगातार करके आपको दिखा रहे हैं और आपको भूलने नहीं दे रहे हैं। हम गांधीवादी लोग क्या करते हैं कि यहाँ कभी 2 अक्टूबर या 30 जनवरी या इससे जुड़ी हुई चीजों पे ही बातचीत करते हैं। अगर वो रोज करें या रोज ही उसको प्रसारित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी सौम्या ऐसा लगता है डिस्कनेक्ट हो गई हैं हमसे, और मेरी आवाज़ मिल रही है आप दोनों को? जी बिल्कुल। हाँ, एक मिनट, हम सौम्या को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकता है। उसमें सौम्या जुड़ चुकी हैं। सौम्या, अगर आपका वीडियो ना भी काम करे तो कोई बात नहीं, आप ऑडियो पे भी जुड़ जा सकती हैं हमारे साथ। सौम्या आ गई हैं जी। तो हफीज, आप जो बात कह रहे थे कि रोज जो है वो लोटा साफ करने वाली आप बात कर रहे थे, बहुत दिलचस्प उदाहरण था। हमारी बातचीत का जो आज का मौजू है, जो मैं उस पे आता हूँ एक बार। और हमने चूंकि जोड़ा आप सबको इसीलिए है कि आप सब लोग नौजवान लोग हैं। सुबह कुछ घंटे पहले, 2 घंटे पहले बनारस से आयुष हमारे साथ थे। आयुष को आप लोग जानते होंगे संभवतः। अच्छी बातचीत थी। हफीज, जी, एक नौजवान के तौर पे क्या कई बार समाज में, जैसे आप काम करते हैं, क्योंकि एज एन एक्टिविस्ट आप काम करते हैं, और सौरभ आपसे भी ये सवाल है क्योंकि आप छात्रों के बीच जाते हैं, तो क्या कई बार ये इमेज बनती है एक गांधीयन की कि ये पुराने ख्यालात के लोग हैं। ये एक बहुत कॉमन परसेप्शन है गांधीयन को लेके, और ये जिसे कहते हैं इंग्लिश में हिप नहीं है या कूल नहीं है ना? कैसे डील करते हैं इससे? आप कैसे डील करते हैं हफीज? आप फील्ड में कैसे डील करते हैं? और सौरभ, पहले हफीज आप जवाब दें, सौरभ आप बताइएगा कि आप स्टूडेंट से कैसे उस मामले में कम्युनिकेट करते हैं। ये बहुत सही सवाल सही जगह पर किया गया है। हम लोग इससे हमेशा 2-4 होते हैं कि हाँ गांधी, अच्छा हम हमेशा जब बातचीत करते हैं तो ये कहते हैं गांधीवादी कभी भी बहुत मरा हुआ नहीं हो सकता कि हाँ बस वो बिल्कुल एक थैला टांगे चला जा रहा है मतवाला सा। आप बहुत स्मार्ट हैं। महात्मा गांधी को, विचारों को मानने वाला आदमी स्मार्ट ही होना चाहिए। जिस आदमी ने हमेशा ये मैसेज दिया, हम लोगों से लोग सवाल करते हैं ना कि हाँ आप गांधी का विचार पुराना हो गया है, गांधी की बात को आप इस वक्त कैसे माने। हम कहते तुम ये बूढ़ा गांधी क्यों पकड़े हुए हो, जवान गांधी क्यों नहीं पकड़ते हो? भाई अफ्रीका में गांधी जवान है, तो वो जो अफ्रीका का जो महात्मा गांधी का वक्त है 8 साल का, उस पर कोई बातचीत ही नहीं की जाती थी। तो इसलिए क्या है, गांधी के लोगों को खाली इतना लगता है चरखा चलाओ, खादी पहनो और बस अच्छी अच्छी बातें करो खाली।
जबकि महात्मा गांधी जैसा दिमाग और इतना शार्प माइंड किसका था कि काम करने के तरीके वो रोज बदलते थे, जिस तरीके में उनको लगता था ठीक नहीं है उसको फौरन बदल देते थे। हम अफ्रीका की उदाहरण इसीलिए ज्यादातर देते हैं अपने यहाँ कि आप अफ्रीका की गांधी को पढ़िए कि उसने कितनी अपने में तब्दीलियां किया है, और जिसको अफ्रीका का गांधी मालूम है वो कभी ये बात नहीं कह सकता कि गांधी को मानने वाले लोग पुराने हैं या गांधी विचार पुराना था। गांधी ने लगातार चीजों को बदला है, और हम फील्ड में ये बार बार कहते हैं गांधीवादियों से भी और अपने लोगों से भी कि आप लोग पुराने ढंगे को छोड़िए, नई चीजों को इस्तेमाल कीजिए। महात्मा गांधी ने अपने आज से 100 साल पहले कम्युनिकेशन का वो रास्ता चुना था, मैगजीन, अखबार और बातचीत। 100 साल पहले आप इसकी कल्पना करिए तो आज के हिसाब से देखिए तो जो हम लोग टूल इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या यूट्यूब, ये सब उसके आगे बहुत पीछे हैं। महात्मा गांधी ने इतनी आगे कम्युनिकेशन में बढ़ चुके थे महात्मा गांधी। हम बार बार कहते हैं कि सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करो, खूब स्मार्ट हो, बढ़िया जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, और तब गांधी की बात करो ना। कि किसने कहा है कि हाँ आप खाली जो है बिल्कुल पुराने तरीके से आप रहिएगा तभी आप गांधी को चला पाइएगा। गांधी ने जब कपड़े उतारे हैं अपने कि हाँ धोती कुर्ता पहना है तो उसके पीछे भी कोई एक रीजन था बहुत बड़ा। वो रीजन आप खोज के पढ़िए क्यों था। तो अगर आपको वैसा कोई रीजन मिल जाए, गांधीवादियों को ऐसा कोई रीजन मिल जाए, हमें आज मिल जाए कि सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और अब हमें इसे मिटाना है तो अब हम चप्पल नहीं पहनेंगे कभी जी। तो ये आप भाई अपने दिल को चोट पहुंचाइए, आप यहाँ से प्रण लिए आगे बढ़िए। लेकिन हम में से कोई प्रण नहीं करता है, हम में से सब वेशभूषा धारण करते हैं कि कुर्ता पहन लेंगे और थैला टांग लेंगे बस, और गांधी 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 करते रहेंगे। तो जबकि हमारी जनरेशन बहुत स्मार्ट है, उसको और आगे बढ़ करके चीजें बतानी चाहिए, और उनके सवाल कहीं से गलत नहीं है। वो ये कहते कि वो गलत पूछ रहे हैं, वो गांधी को बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, वो अपने हिसाब का गांधी चाहते हैं, आप उनके हिसाब का गांधी बताइए। हम लोग बताते हैं तो लोग मानते हैं कि हाँ गांधी इस तरीके से भी चीजों को करते थे। सौरभ जी जरूर भाई, बहुत 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 दिलचस्प बात है हाफिज ने जो बोली। दरअसल आपने पूछा ना कि गांधी कितने कूल हैं, तो एक तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि अगर तुम गांधी के साथ रहने का तुमको मौका मिला होता तो शायद तुम कहते कि गांधी सबसे कूल है, क्योंकि गांधी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बहुत स्ट्रांग है। और तारा गांधी भट्टाचार्य अपने एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि गांधी जो अपने सामने जो बैठा होता था उसको उठाकर उसका हौसला बढ़ाते थे, उसको उठाकर अपने बराबर ले आते थे और फिर बातें करते थे, और इस वजह से छोटे से छोटा बच्चा भी गांधी के साथ बहुत सहज रह लेता था। मैं दो वाकया आपको बताऊं खुद से जुड़े हुए। मैं भागलपुर में था अपने संगठन के कामकाज के दौरान, तो एक राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट ने एक मीटिंग रखी थी वहां पर। उसकी मीटिंग के बाद में मेरे भाषण के बाद में एक लड़का आकर के मिलता है और कहता है कि सर आप गांधीवादी नहीं लगते। तो मैंने कहा कि मैं तुमको गांधीवादी क्यों नहीं लगता हूँ, मतलब मैं खद्दर नहीं पहनता हूँ इसलिए क्या, इसलिए गांधीवादी नहीं लगता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं वो तो सर एक बात है ही है, लेकिन आप बहुत लड़ाकू लगते हैं। तो हमने कहा कि लड़ाकू मतलब, तो बोला कि ऐसा लगता है कि आप लड़ेंगे, आप हिम्मत वाले हैं, आप डरने वाले इंसान नहीं है। तो हमने कहा ये चीज तुमको पसंद आई? तो उसने कहा कि सर हमें तो बहुत पसंद आई, और मैंने ये वाला गांधी तो आसपास अपने देखा नहीं था जो इतना निडर हो। तो देखिए युवाओं को क्या चाहिए, युवाओं का खून गर्म है, उनको चाहिए कि कोई लड़ने वाला दिखे उनको। जब उनको पता चलता है कि अहिंसक तरीके से लड़ाई हिंसक तरीकों से कहीं ज्यादा कठिन थी, तो वो गांधी की तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा वाक्य मैं आपको बताऊं, गांधी क्लीशे नहीं हो सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि देखो मैंने ये वाली ब्रैकेट डेफिनेशन बनाई गांधी की, और अगर आप इसमें फिट नहीं होगे तो मैं आपको गांधी नहीं मानता। मतलब मैंने संकल्प लिया कि मैं जीन्स पर या किसी लिनन के पैंट के ऊपर या किसी और के ऊपर मैं कुर्ती पहनता रहूंगा, लेकिन मैं खादी नहीं पहनूंगा। ये मेरा रेजोल्यूशन था और मैंने ये इसका पालन किया है। और उसकी वजह मैं ये बच्चों को हमेशा ये कहता था कि ये मैंने तुम्हारी वजह से किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतनी ताकत शायद आज की खादी में पैदा नहीं कर पाऊं कि तुम भी वो खादी पहनोगे। तो जो चीज हम अपने जमाने में लोगों से करवा नहीं सकते उसको हम फॉलो भी नहीं करेंगे। देखिए गांधी को लेकर एक बड़ी जड़ता रही है। जब साबरमती का आश्रम बना तो साबरमती का आश्रम तो नदी के किनारे था, तो जो प्रार्थना करने की जगह थी वहां पर बहुत सारी बालू हुआ करती थी। लेकिन आपको पता है कि कैसे 32 के बाद में फिर वर्धा में आश्रम बन गया। अब गांधी जी थे नहीं, गांधी जी तो कहीं घूम रहे थे उस टाइम पर, ये वर्धा का आश्रम डेवलप हो रहा था। अब गांधी जी के शिष्यों ने सोचा कि अरे यहाँ पर तो बालू है ही नहीं। गांधी जी के साबरमती के प्रार्थना स्थल पर तो बालू होती थी, रेत होती थी, तो कई किलोमीटर दूर से ढुआ के पूरी रेत लाए और प्रार्थना स्थल पर उन्होंने ला करके डाली कि साबरमती में रेत थी तो वर्धा में भी रेत होनी चाहिए। गांधी जी ने बहुत डांटा।
उन्होंने ये साबरमती में नदी किनारे थी तो उठा कर रेत डाल ली थी, थोड़ी रेत मिट्टी में भी थी, अब तुम वर्धा में किलोमीटरों दूर से क्यों ला रहे हो? तो जो गांधी को जो लोग ऐसे फॉलो करने की कोशिश करने लगते हैं, वो कहेंगे कि नहीं तीसरे दर्जे में सफर करते थे, तो हम भाई तीसरे दर्जे में सफर करते नहीं, उसी में सफर करेंगे। अब तीसरा दर्जा तो है ही नहीं, लेकिन जो भी दर्जा है आप उसमें सफर करोगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी तीसरे दर्जे में वो जो सफर कर रहे हैं तो अपनी टीम के साथ, एक छोटी टोली के साथ में सफर कर रहे हैं। एक कंपार्टमेंट, लगभग एक कंपार्टमेंट गांधी के पास होता था, आसपास वॉलंटियर होते थे और गांधी वहां पर अपना लिखा पढ़ी चिट्ठी पत्री का भी काम करते थे। तो जो लोग लकीर के फकीर हो जाते हैं उनको, उनसे बच्चे ऊब जाते हैं, उनसे स्टूडेंट्स, उनसे यूथ ऊब जाता है। एक लड़का मेरे पास राजस्थान से आया, उसने कहा 3-3.5 घंटा मेरे साथ बैठा और जेएनयू में ही बैठा। उसने कहा कि सर अभी तक आपने मुझे किसी चीज पे टोका नहीं। तो हमने कहा कि मैं तुम्हें क्यों टोकूंगा? तो बोला कि सर मैं तो गांधीयंस के साथ रहा हूं, वो क्षण क्षण पे टोकते रहते हैं, ऐसे मत बैठो, ऐसे प्राणवायु स्थिर हो जाती है, ऐसे मत खाओ, ऐसे ये हो जाता है, ऐसे वो हो जाता है। तो बोले सर वो 24 आवर की क्लास चलाते रहते हैं और आप इतनी देर से मुझे टोक नहीं रहे, आप मुझे समझा रहे हैं कि देश को कैसे बचाना है। तो बच्चों के पास जब आप ऐसे इस क्लीशे अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएंगे तो वो कहते हैं भाई साहब रहने दो, हमको आपकी बात ही नहीं सुन रही है। और लेकिन जब आप इस तरीके से आप जाते हैं, उनके साथ इंगेज करते हैं, तो उनको पता चलता है कि गांधी से ज्यादा मतलब डेयरिंग पर्सनालिटी तो है ही नहीं कोई। मैं हमेशा उनको हिंसा और अहिंसा का फर्क समझाता हूँ, कभी इस पर भी अलग से बात करेंगे कि हिंसा और अहिंसा का फर्क कैसे समझाता हूँ। लेकिन वो जब सुनते हैं तो यकीन मानिए बच्चे कहते हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और यही वजह है कि आज इतने सारा यूथ, इतना सारा स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ आकर के जुड़ा। कोरोना के बीच में 33 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो यही शायद एक सीक्रेट है। सौम्या, प्रोफेसर वाजपेयी, मैं एक मतलब बहुत ही बेसिक सा सवाल है बट मैं आपसे फिर भी जानना चाहूंगी कि आप क्लास में जब पढ़ाते हैं या आप किसी को भी गांधी पढ़ाते हैं तो आप क्या तरीका है कि आप किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे गांधी को? मतलब हाउ विल यू इंट्रोड्यूस गांधी टू एक जो पहली बार पढ़ना चाह रहा है? क्या उनके खतों से इंट्रोड्यूस करेंगे? क्या उनको बोलेंगे कि आप खत लिखिए गांधी को? आप मतलब क्या तरीका होना चाहिए, क्या एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए टीचिंग के कि गांधी को वो समझे? देखिए बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि अव्वल तो मेरे कुलीग्स कहते हैं कि इसको तो अगर एंशियंट सोशल पैटर्न पढ़ाने को भी दे दो तब भी ये गांधी को पढ़ा ही आएगा एक सेमेस्टर के भीतर। तो मुझे गांधी की बात करने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं चाहिए होता है, कोई मतलब बिगिनिंग नहीं चाहिए। और ये जाहिर सी बात है कि आप जब अलग अलग तरीके के समूहों के साथ इंगेज कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे एक बार बिहार के किसी ऐसे स्कूल में ले गए, वो हम लोग जा रहे थे किसी ऐसे स्कूल में ले गए जहां बहुत छोटे बच्चे थे। मतलब मैं मान के चल रहा था कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके साथ कुछ गंभीर बातचीत हो सकती होगी। वो बच्चे थे 3rd के, 4th के, 5th के और कुछ तो और भी छोटे थे। तो अब मेरे सामने पहली बार ये समस्या आई कि मैं इनसे संवाद कैसे करूं, क्योंकि मैं तो वो पहले मतलब पढ़ाई के दौरान जार्गन फेंकने वाला इंसान था। मुझे लगता था कि जितनी बाउंसर मारोगे उतना ही अच्छा तुम्हारा ओवर जाएगा। लेकिन अब मुझे पता चला कि नहीं, विकेट भी लेना है, इसलिए बाउंसर जो है आप डक नहीं करवा सकते। तो उनको मैंने सिर्फ सच्चाई और झूठ के बीच की लड़ाई समझाई, सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई समझाई, और वो कुछ एक कहानियां गांधी से जुड़ी और सबको सुनाई और खूब सारी कहानियों में एंगेज किया और छोड़ दिया। तो देखिए कहां से शुरू करूंगा इसका कोई फिक्स्ड जो है मतलब हायरार्की नहीं। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि आप गांधी पर मुझे कुछ पढ़ना चाहता हूं, मुझे प्राइमरी रीडिंग आप दे दीजिए, तो मैं जरूर उसको कहूंगा कि आप सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए जाकर के। गांधी की ऑटोबायोग्राफी एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट हमें प्रोवाइड कराती है, क्योंकि जितने लोगों ने पढ़ा उन्होंने ये तो कहा कि इस आदमी के बारे में, अपने बारे में भी गलत लिखने का साहस है, अपने सीक्रेट्स जो है बहुत ट्रांसपेरेंट ढंग से लोगों को बताने का साहस है। तो गांधी के प्रति पहला आकर्षण उनकी जिंदगी से यहाँ पर आता है। तो सौम्या, मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरी लिमिटेशन है कि इस सवाल का मैं बहुत माकूल जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये हमेशा परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आप कहां से शुरू करें। यही इंटरेस्टिंग बात है कि गांधी के लिए कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट के साथ आप किसी भी तरह बहुत तरीके से समझा सकते हैं। मयंक, मेरा अगला सवाल जो है वो दरअसल वहां जाता है जहां
हमको ले जाया जा रहा है पिछले कुछ साल से। आज जो है बहुत दिलचस्प है, ये शायद हम लोगों ने नोटिस करना छोड़ दिया है। आज सुबह से लगातार एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है जिसमें गांधी के साथ भी बल्कि गांधी की जगह लाल बहादुर शास्त्री को खड़ा करने की कोशिश चल रही है। सोशल मीडिया पे हैशटैग ट्रेंड कराए जा रहे हैं, उस पर कमेंट लिखे जा रहे हैं और लगभग जो है पूरी कोशिश ये है कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के तौर पे स्थापित कर दिया और गांधी को एक्सक्लूड कर दिया जाए। आप सौरभ हफीज, आप ये बताइए, आपको लगता है ये कोशिश कभी सफल हो सकती है? ये इसलिए कभी सफल नहीं हो सकती, ये बहुत बेतुकी सी चीज है। जैसे आप कोई आदमी ये कोशिश करे लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम के ऊपर लादने की, है कि वो उनसे बड़े थे, आप उनको याद कीजिए, उनके सेक्रीफाइस को याद कीजिए। जाहिर है जब भगवान श्री राम का नाम आएगा तो लक्ष्मण जी खुद ब खुद आएंगे, सीता जी खुद ब खुद उसमें आएंगी। आप उसमें से कोई को एक जो ये काम करेगा कि हम लक्ष्मण की ही दृष्टि से देखेंगे भगवान श्री राम को, तो वो गलत रास्ते पे होगा। भगवान श्री राम को देखिए, लक्ष्मण खुद दिखाई देंगे। ऐसे ही ठीक आप अगर महात्मा गांधी की बातचीत करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या दूसरे सारे नाम आते चले जाएंगे। और अगर आप चाहिए कि हम नीचे से देखें कि हम लाल बहादुर शास्त्री के ही जिक्र करेंगे तो ये एक बहुत बेतुका सा ट्रेंड पिछले कई सालों से सेट किया जा रहा है, जबकि ये सब लोग जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री खुद शिष्य रहे हैं महात्मा गांधी के। और किसी भाई आज तक तो ये बहुत बेतुके लोग ही हो सकते हैं जो गुरु को अलग हट करके शिष्य का गुणगान करते हो। गुरु का गुणगान ही शिष्य का गुणगान है। और अगर वो चाहते हैं, जैसे बहुत से वक्त तक की क्या हुआ, भगत सिंह पे लोग लगे रहे, लास्ट में उनको एहसास हो गया कि भगत सिंह उनके यहाँ फिट नहीं बैठते हैं, तो उन्होंने पीछा छुड़ाया उनसे। अब वो इसमें लगे हुए हैं। जिस दिन वो शास्त्री के, ठीक है अभी आज वो कल ले जा रहे हैं, 2-4 दिन के बाद जब शास्त्री को ठीक से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे कि शास्त्री जी खुद महात्मा गांधी से सीखे और उनसे उनके रास्ते से इधर उधर कहीं नहीं हुए हैं। तो जो रास्ता आप, और इन पे हंसा भी नहीं जा सकता क्योंकि ये ठीक है, ये हो सकता है, हम ये भी मान लेते हैं ये बहुत शुरू में ही है एक रास्ते पे, और हम लोग उस रास्ते की बातचीत कर रहे हैं जहाँ पे आगे जाकर के महात्मा गांधी इनको मिलेंगे, बाद में इनको मिलेंगे, हम लोगों को मिल चुके हैं, बस फर्क इतना है। एक बहुत दिलचस्प वाक्य आपको सुनाऊं। हफीज ने भगत सिंह का जिक्र किया, तो दरअसल भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनकी सबकी जो फोटो है वो आरएसएस के दफ्तरों में बड़ी शान से लगाई जाती जी। और प्रोफेसर बिपिन चंद्रा एक बार राजघाट के करीब से जा रहे थे और आरएसएस का कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था और उसमें उन्होंने जो द्वार बनाया हुआ था वो द्वार बनाया था भगत सिंह द्वार। तो उनको देखा और उसको, उसके बाद वो इतना डिस्टर्ब हो गए क्योंकि वो भगत सिंह को लेकर के लगातार पढ़ रहे थे और उनको हाल के दिनों में भगत सिंह का एक आर्टिकल मिल गया था और वो आर्टिकल बहुत ढूंढने के बाद उनको जिक्र मिला कि भगत सिंह ने कभी मैं नास्तिक क्यों हूं जैसा कोई लेख लिखा था, लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉपी मिल ही नहीं रही थी। आखिर में जाकर बड़ी मेहनत से उन्होंने किसी दूसरी भाषा में उसको ढूंढवाया और उसको ट्रांसलेट भी करवाया था। तो वो इतना ज्यादा एजिटेट हुए, उन्होंने कहा कि ये कोशिश तो मैं बिल्कुल पूरी नहीं होने दूंगा, और उन्होंने मतलब तकरीबन 96,000 प्रतियां, जो ऑन रिकॉर्ड है कि 96,000 प्रतियां लगभग छपवाई और छपवा करके बेची। अपना पैसा भी उसमें लगाया, बहुत सारा पैसा लगाया। और प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी जो उनके स्टूडेंट्स थे उस समय, वो सारे लोग गाड़ी में बैठते थे और कॉलेज जाकर के उनको 1-1 रुपया में बेचते थे। या कोई स्टूडेंट अगर अपने घर जा रहा था उसको कह देते थे ये 100 कॉपी लेके जाओ, 1-1 रुपया में बेच के वापस आना, पैसा दे देना। तो ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि जब ये मैं नास्तिक क्यों हूं, जब ये वाला लेख पब्लिक डोमेन में आया और लोगों ने उसके बारे में जाना, और जाहिर सी बात है प्रोफेसर बिपिन चंद्रा के स्टॉलवर्ट थे, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे, तो जैसे ही वो डिबेट में आया आरएसएस भगत सिंह को छोड़ के भाग गई। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे नेताओं के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। अब वो तो जिस आदमी को वो पूरा धार्मिक सिख बनाए दे रहे थे वो आदमी तो नास्तिक निकला। तो दरअसल है क्या कि यही चीज लाल बहादुर शास्त्री के साथ है। मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूं, जब वो कोई ज्यादा आर्ग्यू करते तो मजाक में कहता हूं कि बेटा मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। इस सवाल के जवाब में उनको कह देता कि हो सकता है शास्त्री जी होते तो तुम्हें समझाते, तुम्हारा कान पकड़ के तुमको सही लाइन पे बिठा देते। तो मैं हंस के उनको टाल देता हूं कि मेरी क्षमता के ऊपर की चीज है, लेकिन ये जरूर उनको कहता मैं कि देखो, पहली चीज लाल बहादुर शास्त्री इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं जिसके जर्नलिस्टों, जिसके सुप्रीम कमांडर, जिसके सर्वोच्च नेता महात्मा गांधी है। नंबर 2, लाल बहादुर शास्त्री जीवन भर जो है खद्दर पहनते रहे। वो खद्दर किसका दर्शन है?
वो गांधी का दर्शन है। शास्त्री की आप राजनीति की शुरुआत भी, सौरभ मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, शास्त्री की जी राजनीति हाँ। की शुरुआत जो होती है, यानी कि वो जब मैट्रिक में थे, तब जब वो हाँ जी। आंदोलन में कूदते, 1904 की पैदाइश उनकी थी, तो जब वो मैट्रिक में थे तो वो किस आंदोलन में कूदने के लिए पढ़ाई उन्होंने छोड़ी? वो असहयोग आंदोलन था, जिसमें वो बिल्कुल। कूदे, स्कूल छोड़ा और उसके बाद काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेकर उन्होंने पढ़ाई पूरी की अपनी। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। जी। तो मुझे लगता है कि देखिए यही वो पहलू हैं जिनको हम निकले नहीं, जिनको बताने नहीं निकले। हमने देश भर में संगठन नहीं किया, अच्छे लोगों को इकट्ठा नहीं किया, और इस सच को लोगों तक पहुंचाने का कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया। 40-50 साल में अभी बात ही कहाँ की सौरभ भाई? बात ही नहीं। हाँ, तो 40-50 साल में जो जो लीड ले ली है जिन ताकतों ने, लाभ वाला उनके पास अभी ताकत है, तो वो ये सब काम करेंगे। लेकिन हमको अपनी ताकत बटोर करके अपना सच लोगों के पास ले जाना है। किसी का विरोध करना हो, वो ना करना हो, ये आपकी मर्जी। सौम्या, आप कुछ सवाल पूछ रही थी? जी जी। मेरा हाफिज आपसे सवाल है कि भले ही वो कॉटन मिल वाले गांधी हो जिनने 40,000 टेक्सटाइल वर्कर्स को इकट्ठा किया था, भले ही वो सत्याग्रह वाले गांधी हो जो आंदोलन में सत्य का आग्रह करते, एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स थी, एक ऑर्गेनाइज कर पाते थे, मोबिलाइज कर पाते थे। आज जब हम हर जगह आंदोलन देख रहे हैं, ऑलमोस्ट हर जगह देख रहे हैं, कैसे हम एक यंग इंडिया को वो मोबिलाइजेशन टैक्टिक्स या फिर गांधी से क्या सीख सकते हैं उस मोबिलाइजेशन को करने के लिए, और कैसे ऑर्गेनाइज हो सकते? सवाल बहुत अच्छा है ये, और ये सारे लोगों को इस पे ध्यान भी रखना चाहिए कि हम पिछले कई वक्त से आंदोलन लगातार या कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो सफलता तक ही पहुंचता भी नहीं, बल्कि पूरी तरीके से हो भी नहीं पाता है। तो उसमें कहाँ कहाँ कमी हो रही है? अगर गांधीयन दृष्टि से देखें कि हाँ महात्मा गांधी क्या सोचते, तो पहली तो हमारी, हम क्या कर रहे हैं, हम आंदोलन शुरू किए दे रहे हैं एकदम से। हम कोई चीज हमें हिट की, हमको लगा कि ये चीज गलत है, तो हम निकल आए, हमको देख करके 4 लोग और निकल आए, उन 4 लोगों को देख करके 14 और निकल आए। इसमें कहीं पे कम्युनिकेशन नहीं है। पहला निकलने वाला आदमी और बाद के निकलने वाले आदमी के बीच में कोई बातचीत नहीं है, कोई एक रास्ता नहीं है। महात्मा गांधी क्या करते थे आंदोलन, जब दांडी यात्रा शुरू करने वाले थे महात्मा गांधी, तो उन्होंने से पहले बहुत तैयारी किया सारी, और सबके सवाल जवाब लेते थे कि हाँ क्या ठीक है क्या नहीं। उसके बाद जब उन्होंने तय कर लिया कि हम दांडी यात्रा करेंगे, तब भी मोतीलाल नेहरू ने उनको इसके लिए रोका था, कहा था ये यात्रा फिजूल है और इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने 4 पेज का खत लिखा महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी ने उसका जवाब सिर्फ एक लाइन में दिया था, करके देखो। तो यहाँ पर इस जवाब भी महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण है, और साथ में ये है कि जो लोग उस पूरे आंदोलन से जुड़ना चाह रहे थे, बातचीत करना चाह रहे थे, महात्मा गांधी ने हर एक से बातचीत की है। और जहां पे उनको लगता था कि भाई ये फला स्टेट में ये आदमी संभाल लेगा, दूसरी जगह ये संभाल लेगा, उस हर आदमी को उन्होंने उनसे बातचीत चालू रखी। हम सारे लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टैंड ले लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन फेल कर देते हैं। हम बातचीत बंद, और हम बातचीत में कहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं हम निर्भर है मीडिया के ऊपर, बल्कि अपने महात्मा गांधी किस चीज पे निर्भर थे, अपने आप के ऊपर, और हम अपने आप पे निर्भर नहीं है। महात्मा गांधी हर आंदोलन से पहले उसके लेख लिखते थे, पर्चे छपते थे, लोगों के पास पहुंचाए जाते थे, उनके लोग होते थे जो घर घर बात पहुंचाते थे महात्मा गांधी की कि ये होने वाला है, और वो पहले से ही शुरू कर देते थे। चंपारण जाने से पहले ही महात्मा गांधी के लेख आने लग गए थे, और लोगों को ये पता चलने लग गया था कि महात्मा गांधी वहां आ रहे हैं आंदोलन। तो क्या है, उसे अंग्रेज सरकार भी डरती थी, घबराती थी। हम लोग करने के बाद फिर देखते हैं कि अच्छा फला चैनल हमें नहीं दिखा रहा है, फला अखबार हमें नहीं दिखा रहा, ना हम अपना मीडियम खड़ा करते हैं कि चलो ठीक है हमारे पास कोई मीडियम नहीं, सोशल मीडिया है या जो भी है, हम पहले वो स्ट्रॉन्ग कर लें, आपस में बातचीत कर लें और एक दूसरे पे भरोसा करें कि हाँ जहां से जो आदमी खड़ा होगा चीजों को संभालेगा, हमारा उसके ऊपर पूरा। यहाँ आपस में ही भरोसा नहीं होता है। जो आदमी अगर आकर के खड़ा हो गया, फिर उसकी पूरी इच्छा होती है कि हम दिखाई दें, बाकी सब छुप जाए उसके आगे। तो क्या होता है, आंदोलन यहाँ से, जहां आपकी व्यक्तिगत मंशाएं आ गई, वहां से हर आंदोलन फेल हो जाएगा। गांधी जी यहाँ से आपको हमेशा बताते थे कि अपने को पीछे करो, आंदोलन को आगे करो और सारे लोगों पे भरोसा करो। तो हमारे आंदोलन में सारे लोगों में एक गलती है कि हम आपस में भरोसा नहीं करते हैं, आपस में ढंग से बातचीत नहीं करते हैं। खाली लड़ाई झगड़े किस पे होते हैं, हमारे संगठन के बैनर कहाँ लग रहा है, हमारे संगठन के आदमी को बोलने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यही सब चीजों पे हम लोग झगड़ते हैं। तो क्या था, हमारे आंदोलन फेल हो जाते हैं। अगर ईमानदारी से हम सारे लोग महात्मा गांधी को एक बार सब लोग अपनी अपनी जगह पढ़ लें और फिर तय करें कि हाँ हमको उनके हिसाब से आंदोलन करना है, तो शायद हमको लगता है परिणाम बेहतर आए। मेरा अंतिम सवाल है अभी हमारी बातचीत का। सौम्या, आपका कोई सवाल है क्या? नहीं, अब क्या।
तो ये अंतिम सवाल इस बातचीत का, और मैं आप दोनों जवाब चाहूंगा। पहले सौरभ आप जवाब दें और फिर हफीज आप। अभी के समय में हम जहां खड़े हैं वहां गांधी कितना हमारे काम आ सकते हैं, और कैसे हमको गांधी को जो है वो बिना शरीर के गांधी को इस्तेमाल करना होगा इस लड़ाई में, क्योंकि बहुत मुश्किल समय में हम जी रहे हैं। सौरभ आप बताइए आपको क्या लगता है, और खासतौर पे इसका जवाब भी अगर हम नौजवानों के नजरिए से ले पाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी भी आंदोलन जारी है। जी देखिए, जाहिर सी बात है मैं, और लेकिन इस संदर्भ में जब मैं कहूंगा तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें कहूं जो कि शायद पब्लिकली जिसके बारे में बात नहीं की जाती। जी मैं जब गांधी की ताकत के बारे में बात करूंगा तो मेरे दिमाग में एक अवधारणा होती है कि गांधी के रास्ते पर यकीन करने वाले लोग, मसलन अगर मैं कहूं कि कोई आंदोलन हफीज की दवाई चला रहे हैं तो मैं आंख मूंद के कह दूंगा कि हफीज के आंदोलन में लोगों को कूद जाना चाहिए। वजह क्या है कि वजह गांधी को समझने की एक बड़ी गहन दृष्टि हफीज के पास है। इसी वजह से हफीज ने जो कहा ना कि पढ़ने के बाद ही होगा, सीखने से होगा, है ना। तो एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये है कि राइट विंग का जो एप्रोप्रिएशन है गांधी का, मतलब जैसे दक्षिण पंथ जिस तरीके से गांधी जी को हड़पने की कोशिश लगातार करता रहा है और अभी कर रहा है, स्वच्छ भारत अभियान और नई तालीम के नाम पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ये सारे तमाम तामझाम गांधी जी के नाम पर जो किए जाते हैं, वो हम सब लोगों को दिखाई देता है गांधी जी को कितना मिस एप्रोप्रिएट करते हैं। मैं आपको एक वाकया बताऊं कि मेरा एक परिचित, हम 10-15 लोग रोज कहीं बैठते थे, मेरा एक परिचित जो आरएसएस से जुड़ा हुआ था, एक दिन अंदर खाने तो हमसे दूसरी तरीके की बातें करता था। पब्लिकली एक दिन उसने कहने लगा कि अरे हम और सौरभ तो एक ही हैं। तो मैंने कहा कि जाहिर सी बात है हम एक है भाई, हम अच्छे दोस्त हैं। तो बोला नहीं, आप भी गांधी जी को मानते हो और मैं भी गांधी जी को मानता हूं। पब्लिकली आरएसएस से जुड़े हुए लोग ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि सौरभ वाजपेयी भी आरएसएस को मानते हैं और वो सज्जन भी आरएसएस को मानते हैं। तो एक चीज, उनका एप्रोप्रिएशन हमको दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको कहूं कि हाल के दिनों में मैंने देखा है कि तमाम सारे लोग जिनके हाथों में गांधी की फोटो है, हमारे संगठन के लोग जिन प्रोटेस्ट के अंदर थे, लोग उनसे पोस्टर मांग मांग के ले जाते थे कि मुझे गांधी का पोस्टर दे दो, मुझे गांधी का पोस्टर चाहिए। उनकी गांधी में कोई श्रद्धा नहीं है, उनकी गांधी के रास्ते में कोई श्रद्धा नहीं है, उनकी अतीत में गांधी के रास्ते पे कोई श्रद्धा नहीं थी, और अभी भी अंदर खाने, मतलब खाने के दांत और दिखाने के दांत और, वो लोग भी गांधी को एप्रोप्रिएट कर रहे हैं। मसलन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाल के दिनों में जो आंदोलन लड़े गए, उन आंदोलनों के दौरान गांधी कहते हैं कि साधन की शुचिता भी बहुत जरूरी है। कौन सा लक्ष्य हासिल करना है आपको, उसके लिए आपके साधन की शुचिता बरकरार रखनी भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो राइट विंग फोर्सेस हैं, जो हिंदुत्व कम्युनल फोर्सेस हैं, उनसे लड़ने के लिए आप दूसरी तरीके की सांप्रदायिक ताकतों का साथ नहीं ले सकते, उनका सहारा नहीं ले सकते। लेकिन ये हुआ, गांधी का नाम तमाम सारे लोग जो पब्लिक डोमेन में ले रहे हैं, जो कभी अल्ट्रा लेफ्ट से जुड़े रहे या दूसरे फैक्शन से जुड़े रहे हैं, वो लोग भी पब्लिकली गांधी को कोट कर देते हैं। तो मुझे एक किसी ने बड़ा दिलचस्प सवाल कहा, उसने कहा कि सौरभ, मैं गांधी आरएसएस का गांधी नहीं समझूंगा, ठीक है, मैं आपका गांधी समझ लूं, लेकिन आप जिस खेमे में खड़े हो उसमें हर कोई तो गांधी का नाम ले रहा है, तो मैं किससे मानूं कि कौन किसका गांधी सही है? आप गलत तरीकों से लड़ाई लड़ोगे, आप गलत तरीके से गांधी को इंटरप्रेट करोगे, और उसके बाद फिर ठीक गांधी की जब कभी मार पड़ने की नौबत आएगी तो आप कह दोगे मैं तो गांधी के सत्याग्रह और सत्य अहिंसा पर काम कर रहा था। ये तरीका मयंक नहीं चलेगा, और ये गांधी के सत्याग्रह की, गांधी की लड़ाई की ताकत को कुंद करने का तरीका है, यानी ये झूठ है। और जहां पर झूठ आ गया वहां पर आप कोई, गांधी की सारी लड़ाइयां जो है दरअसल एक मॉरल बैटल्स हैं। अपने अपोनेंट, अपने प्रतिपक्षी के सम्मुख आपको एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना है, और वो नैतिक प्रभाव सच से आता है, झूठ से नहीं आता है। तो जब आप उसे कहते हैं कि गांधी का रास्ता कितना प्रासंगिक है, तो मैं यहां पर कह देता हूं कि बैठ के पहले इस खेमे में ये तय हो जाना चाहिए कि कौन सा गांधी, जोना ऑफ रिवोल्यूशन और बुर्जुआ मैस्केट ऑफ बुर्जुआजी वाला गांधी, या जब बाबा साहब की और गांधी जी की डिबेट आए तो ब्राह्मणिकल गांधी, अपर कास्ट गांधी, दलाला पूना पैक्ट गांधी, कौन सा गांधी? आप केवल, अगर आपको लगता है कि आरएसएस से लड़ने में सांप्रदायिकता के मोर्चे पर गांधी कारगर है,
लेकिन बाकी मोर्चों पर हम गांधी को गाली देंगे तो मैं माफ कीजिएगा, हम वो आंदोलन बना लेंगे। हमको दसियों साल हम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा कोई ज्वाइंट फ्रंट, ऐसा कोई बड़ी यूनाइटेड फ्रंट, कोई भी गांधी के नाम पर लड़ाई नहीं जीत पाएगा। ये मैं बहुत बहुत ही मतलब जिसको कहे पंजेंट तरीके से मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप कम से कम अगर गांधी के नाम का यूज करना चाहते हैं तो गांधी पर एक लार्जर कंसेंसस पहले बैठ करके बनाइए और उसके बाद बढ़िए। बहुत अपॉर्चुनिस्ट ढंग से इस लड़ाई में गांधी के नाम को यूज किया जा रहा है। मुझे माफ करिएगा, मैं बहुत इसमें तीखा हुआ हूं। हफीज, बिल्कुल और सौरभ भाई ने ये आपकी ये बात रखने का स्पेस है और आप जो कहना चाहें कह सकते हैं, और ये किसी के लिए भी लागू होता है। जो भी हमारे शो में और पैनल में आता है वो अपनी जैसे बात कहना चाहे, जो बात कहना चाहे कह सकता है। तो नहीं, हमको लग रहा है सौरभ भाई ने गांधी जो का रास्ता है। बिल्कुल सौरभ भाई ने जो बातें कही हैं वो पूरी उससे हम लोग सहमत हैं कि हाँ वो, और यही तरीका है कि हम लोग को थोड़ा सा अपने में चेंज लाना होगा। और हम लोग ऐसे की बात भी उन्होंने हालांकि कही थी सौरभ भाई ने कि जो वो सोच रहे हैं वैसे ही हम लोग भी सोच रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए। और एक चीज इस वक्त की, आपने एक सवाल किया था कि इस वक्त गांधी के तरीके से हम क्या कर सकते हैं। महात्मा गांधी अपने जीवन में जिसके लिए उन्होंने कहा कि मैं तमाम मुद्दे हैं इस देश में, तमाम मसले हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, लेकिन जिस एक मुद्दे के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं वो है हिंदू मुस्लिम की एकता। महात्मा गांधी ने उस वक्त कहा था और कहा था कि सांप्रदायिकता का जो वो है अरे मुद्दा है वो हमेशा बिना हल किया हो जाता। तो इस वक्त क्या है, इस वक्त भी हमको ये तय करना होगा कि हिंदू मुस्लिम एकता, सांप्रदायिकता और सामाजिक सद्भावना, इन सब पे ही काम पहले करना होगा। महात्मा गांधी भी बात कहते थे बिना ये मामला हल किया कोई और मामले पे नहीं पहुंचेंगे, और वो मामला आज तक न हल हुआ। अभी भी हम लोग छोटी छोटी बातों पे झगड़ जाते हैं। तो और पिछले 10 सालों से हम खुदाई खिदमतगार संगठन जब चल रहा है हम लोगों का, पिछले 10 सालों से हम लोगों ने कोशिश यही की कि सामाजिक सद्भावना पे काम हो सामाजिक सद्भावना पे काम हो, सांप्रदायिकता पे काम हो। तो क्या होता था, पहले हम लोग पे लोग हंसते थे कि इस वक्त इसकी कोई जरूरत है, सब तमाम नरेगा और RTI जैसे कानून चल रहे थे। हम लोग बार बार कह रहे थे ये बातों को कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होने जा रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। तब किसी को नहीं लगता था कि सांप्रदायिकता पे इतने काम की आवश्यकता है, लेकिन जब 2013-14 से एकदम से बमबारी शुरू हुई सांप्रदायिकता की, तो अब किसी के पास रास्ता नहीं बचा। आज की तारीख में हर आदमी ये चाह रहा है कि हाँ कोई भी तरीके से माहौल शांति की तरफ लौटे, सामाजिक सद्भावना लौटे। तो हम लोगों ने इसे पहले ही नहीं पहचाना, और अब पहचाना है तो अब हमारे तरीके बहुत गलत हैं कि हम चाह रहे सांप्रदायिकता का हल सांप्रदायिकता से में ढूंढ रहे हैं। एक कट्टरपन को हराने के लिए दूसरे कट्टरपन। हमारे यहाँ लोगों को ये नहीं पता है कि आप जब सांप्रदायिकता या कट्टरपन से लड़ने के लिए खड़े हो तो पहले पीछे देख लें कि जिसका बैनर लगा है वो पिछले कितने वक्त से सांप्रदायिक रहा है या अभी अभी ताजा ताजा आकर के सद्भावना की बात कर रहा है, या सिर्फ इस रैली और इस मेले में जो है वो धर्मनिरपेक्ष हो गया है। अगली रैली हाँ अगले बिल्कुल। मेले में कुछ इस वक्त अगर कोई इस वक्त हमारे सामने आकर के कहता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ और मुझे सामाजिक सद्भावना पे काम करना है, तो हम कहते हैं भाई ये काम तो आज से 10 साल पहले भी होना चाहिए था, लेकिन तब तुम लोग खुद ही कोई ना कोई दूसरे कट्टर पाले में खड़े थे। आज सबको मजबूरीवश होना पड़ रहा है कि हाँ सद्भावना की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सर पे आ चुका है सबके। तो इस वक्त हाँ सौरभ भाई कुछ कह रहे हैं क्या? जी हफीज, अगर जी मैं अगर इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं। हफीज की बात में बिल्कुल ये आगे एक चीज जोड़नी जरूरी है कि देखिए गांधी जो है अपने सारे मूवमेंट की शुरुआत में आप दांडी मार्च देख लीजिए, बहुत ही कमिटेड 78 लोगों को बहुत ही नाप तौल करके बहुत जांच परख के उन्होंने अपने साथ रखा, और उतने डिसिप्लिन्ड उनके पास लोग गए उनके साथ में उस यात्रा के दौरान। गांधी के धरासना की नमक निर्माण फैक्ट्री के ऊपर आप देख लीजिए जिस तरीके से जो पिकेटिंग होती है, जो प्रदर्शन होता है, किस तरीके से हो रहा है। रजिस्टर में नाम लिखे जा रहे हैं, मतलब उनको उनसे पहले प्रतिज्ञा दिलवाई जा रही है कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, हमारे ऊपर कितना भी वायलेंस हो जाएगा हम हाथ नहीं उठाएंगे। गांधी अपने जब भी आंदोलन हाथ में लेते हैं तो उसको डिसिप्लिन रखने की पूरी कोशिश करते हैं। एकदम गांधीयन प्रिंसिपल ट्रेनिंग से पगे हुए लोग ही उनके साथ में होने चाहिए, वरना गांधी के नाम पर कोई भी लड़ाई लड़ना बेकार है। यहाँ तक कि मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के अंदर वो कुछ लड़के इकट्ठा होते हैं चर्च के बेसमेंट में, इकट्ठा होकर के एक दूसरे को पीटते हैं ताकि हमारी ट्रेनिंग हो जाए कि अगर कोई हमें पीटेगा तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, हम हाथ नहीं उठाएंगे। तो यानी इतनी दूर अमेरिका में भी बैठ करके लोग इस बात की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो गांधी का आंदोलन हमेशा ट्रेनिंग का आंदोलन है। गांधी के आंदोलन को का प्रशिक्षण आप नकार नहीं सकते।
लेकिन बिल्कुल यहाँ पर शिक्षा के लिए सौरभ भाई याद नहीं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर हाँ बताएं हाँ जी बिल्कुल हफीज, जी हफीज। कि जब आजाद हिंद फौज के एक सिपाही थे और वो आ गए, सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल खत्म हो चुके थे, वो जब महात्मा गांधी के पास आ गए और कांग्रेस उन्हें टिकट देने जा रही थी, महात्मा गांधी ने रोक दिया था, कहा था कि पहले उनका प्रशिक्षण हो जाने दो, उसके बाद बिल्कुल उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो उस वक्त भी वो, हम यहाँ पे लोग हो सकता है गांधी और सुभाष में बहस निकाल लें, लेकिन सारी चीजें पे आप देखिए महात्मा गांधी ने लास्ट तक की प्रशिक्षण पे जोर दिया है, कहीं पे उन्होंने इसमें कमजोरी नहीं जाहिर की। गांधी और मतलब सुभाष चंद्र बोस में बहस निकालने वालों को तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी उसमें एक रेजिमेंट का नाम गांधी के नाम पे था, एक का नाम नेहरू के नाम पे था, तो इसलिए आपको विवाद निकालना आप निकालते रहे। और हम कहते जी सौरभ। सबसे पहली बार गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्या मैं बोस ने नहीं, कहा था ना? रविंद्र टैगोर ने नहीं, कहा था। गलत गुरुदेव रविदास टैगोर। उन्होंने वो कहा था फादर ऑफ नेशन। टैगोर ने कहा था। हम्म, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अलग होने के बाद अपनी चिट्ठी भी लिखते हैं कि आप मेरे पिता हैं, आप फादर ऑफ नेशन का है सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा। राष्ट्रपिता कहा सबसे पहले उनको। और कांग्रेस देखिए, का वो अधिवेशन कटक में जो हुआ जी सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को सुभाष चंद्र बोस भाषण देते हैं और कहते हैं कि मैं सिर्फ उस दिन तक तुम्हारा नेता हूं जब तक हम भारत की धरती पर कदम नहीं रख देते। जिस दिन हम भारत की धरती पर कदम रख देंगे उस दिन हम सबके एकमात्र और सर्वमान्य नेता महात्मा गांधी होंगे। अब ये सुभाष कह रहे हैं, ये मतलब हम लोग नहीं कह रहे हैं। इस बात को लेकिन लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो सौम्या, उसी काम में लगना जाहिर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हफीज, सौरभ। और जो बातें हमने नहीं सोची थी वो बातें भी हुई, और बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हम जब जब कर पाए, और केवल महात्मा गांधी के बारे में नहीं है, और तमाम और लोगों के बारे में जो मिथ है, क्योंकि अब तो ये जो विश्व वमन और जो प्रोपेगेंडा है वो लगभग सबके बारे में है, और सबकी बारी आएगी, वरना जिसकी बारी अब तक नहीं आई है। अभी किसी को आप देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री को भी ये लोग सामने रख करके लड़ेंगे। तो जिस दिन उनके पाले पे नहीं रह जाएंगे। बिल्कुल। खैर, इस बारे में क्या बात करनी। लाल बहादुर शास्त्री वो केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने आंध्रा में महबूब नगर में रेलवे क्रॉसिंग पे गेटमैन की गलती से हादसा हुआ था, गेटमैन मौजूद नहीं था और लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। तो वो गांधीयन प्रिंसिपल्स पे काम करते रहे, अपना घर नहीं खरीदा, किराए के घर में रहे हमेशा। सरकारी घर में जब रहते थे तो बच्चे एक बार सरकारी गाड़ी जो है पिता की अनुपस्थिति में लेकर चले गए, तो शास्त्री जी ने उसके पेट्रोल के पैसे भरे। इस तरह के लोग थे वो, गांधीयन पूरा प्रोसेस था। तो आप उस बारे में क्या ही बात की जाए, अब तो उनके बच्चे ही राइट विंगर्स के साथ खड़े हैं, उनके परिवार खड़ा है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी कोई नहीं करना चाहता हूं। उनके परिवार के ही एक नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के लिए कहा था कि अगस्त में बच्चे मरते ही हैं। तो खैर जाने दीजिए। तो खैर, इस बातचीत का अंत हमने जहां पे किया वो बहुत जरूरी चीज थी। जो बात शुरुआत में भी सौरभ ने कही, हफीज ने कही, और बाद में अंत में फिर सौरभ ने कही कि बात तो लगातार करनी पड़ेगी। तो ट्विटर की ओर जहां से बात शुरू की थी हमने, वहां जाते हैं। ट्विटर पे आज एक ट्रेंड जो है वो चल रहा है। ट्विटर पे अगर किसी ट्रेंड पे 5000 ट्वीट हो जाती हैं तो वो टॉप ट्रेंडिंग में आ जाता है। आज का टॉप ट्रेंड है गोडसे अमर रहे, और मैं इस ट्रेंड से सहमत हूं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस तरह का कोई हैशटैग कैंपेन कभी गांधी के लिए नहीं चलना चाहिए। आपको मेरी बात अजीब लग सकती है, पर मुझे लगता है कि गोडसे को अमर रहना चाहिए। हमारे समाज और हमारी भाषा में जब भी किसी शख्स के लिए अमर रहे का उद्घोष होता है तो वो तब होता है जब अमूमन वो देह त्याग हो चुका होता है और स्मृति शेष रह जाता है। मुझे पूरा भरोसा है, मेरा मानना है कि नाथूराम गोडसे नाम के शख्स को इस मायने में अमर रहना चाहिए। जरूरी है कि वो हमारी स्मृति में शेष रहे, क्योंकि याद रहना जरूरी है कि वो था और उसके पीछे कुछ लोग थे। वो लोग थे और उसके पीछे खड़े लोगों ने उसके हाथ में पिस्तौल थमा के उसे इस्तेमाल किया था। वो था और उसके पीछे कुछ लोग थे जिन्होंने पिस्तौल थमा के उससे गांधी की हत्या करवाई थी। गांधी की हत्या होती या ना होती, गांधी अमर रहते। और गांधी इसलिए अमर रहे, ऐसे किसी नारे कि गांधी को और इस देश को कभी कोई जरूरत ना थी ना होगी। दुनिया के हर देश में सड़कें, इमारतें, मूर्तियां, पुरस्कार, और हर वो शख्स जो शांति के लिए, अहिंसा के लिए, अपने अधिकार के लिए और शोषण के खिलाफ लड़ रहा है, वो गांधी को या अंबेडकर को या भगत सिंह को या किसी भी और को अमर कर रहा है और करता रहेगा।
और इसलिए गोडसे को आपकी और मेरी स्मृति में अमर रहना चाहिए कि उन सबको पता चले जो आज फिर से उन्हीं लोगों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं जिनके हाथों नाथूराम गोडसे इस्तेमाल हुआ था। उसने गांधी की हत्या की, जुर्म कबूल किया, फांसी चढ़ गया। वो सारे लोग वही हैं जो पिछले 3000 सालों में दुनिया के सबसे महान लोगों की हत्याओं के लिए इस्तेमाल हुए। इसलिए आप गोलवलकर, मुंजे, इनकी चिट्ठियां पढ़िए जो सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और गोलवलकर को लिखी थी, और देखिए कि कैसे वही लोग आज गांधी को पूज रहे हैं। बाकी सिर्फ इतना कि गांधी को अमर रहने के लिए किसी नारे की जरूरत नहीं। मार्टिन लूथर किंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला, कभी किसी बस्ती के मजदूरों को संगठित करते हफीज किदवई जैसे नौजवान की तरह, कभी स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते सौरभ वाजपेयी जैसे नौजवान की तरह, कभी पत्रकारिता कर रहे किसी लड़के की तरह, लड़की की तरह, कभी ब्रिटेन के वेल्स में कोयला खदान के मजदूरों के साथ पिकेट के खिलाफ चेन बना के खड़े हो जाने वाले एलजीबीटी समूह के लिए, या फिर ईरान में सिर मुंडवाकर हिजाब का विरोध करती औरतों, फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल की बनाई दीवार पर पेंटिंग करते बच्चों, और मणिपुर की उन औरतों में जो अपने शरीर को परचम बनाकर निर्वस्त्र मणिपुर राइफल्स के सामने खड़ी हो जाती हैं। गांधी वहां हमेशा अमर रहेंगे। इसलिए नाथूराम गोडसे अमर रहे का नारा लगने दीजिए और गांधी को इस नारे के साथ और अमर हो जाने दीजिए। याद रखिए कि नाथूराम गोडसे को इसलिए जाना गया, उसके पहले उसका कोई इतिहास नहीं था, क्योंकि उसने गांधी की हत्या की। ये गांधी की महानता थी, ये गांधी का कद था, वरना कोई नामलेवा नहीं होता किसी का भी। इसलिए आज की बात फिलहाल इतनी ही, फिर मिलेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज, और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं दे सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में